चलिए सर वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ही। कैपिटल गेन शुरू किया था तो जल्दी से एक रिवाइज मारते हैं। बहुत कुछ पढ़ा है अपन ने, फिर एक काम करते हैं अपन ना, इधर से रिवाइज करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सर, क्या था अपना पास में कैपिटल गेन मतलब क्या? सर एनी प्रॉफिट, तो मैं इसको ना थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। तो क्या था ये? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्या, कैपिटल असेट इन अ प्रीवियस ईयर। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को बताओ क्या होगा, अगर मैं सिंपल सी बात आपको लोगों को बोलूँ कि मेरे को समझा के दो, तो क्या है मेरे पास में? कंडीशन क्या है कि मेरे पास क्या होना चाहिए? सर कैपिटल असेट, उसको क्या करना है मेरे को? ट्रांसफर करना है। तीसरा चलो उससे क्या होना चाहिए? गेन और लॉस होना चाहिए। चौथा से एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। पक्की बात है? तो सर कौन से सेक्शन में दिया है? 45(1) में दिया है। सीए होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए और उनको प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। सर सीए कहाँ पे दिया हुआ है? कैपिटल सेट दिया है मेरे को सेक्शन 214 में। सेक्शन 214 में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी। कौन हेल्ड करेगा? असेसी। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हो या फिर ना हो, पक्की बात है। तो उसके बाद में क्या है? FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करेगा? सिक्योरिटीज खरीदेगा। किसके अकॉर्डिंग में? सेबी के अकॉर्डिंग में। एक्ट का है सेबी 1992। तो इसके क्या थे कुछ एक्सेप्शन? इसके तहत क्या थे एक्सेप्शन? पहला क्या था? स्टॉक इन ट्रेड। क्या था पहले? स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड का भी एक एक्सेप्शन था। FII वाले मतलब कि ये वाले कैपिटल असेट हो गए, पक्का। दूसरा था मेरा क्या? पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट वाले, इसमें वर्ड याद रखना मूवेबल, बार बार बोलता हूँ मूवेबल जो रहेंगे वो एग्जम्प्ट है। उनको अपन ने बोले कि इसको वो कैपिटल सेट नहीं है, पर ये एग्जामेशन में भी कुछ एग्जामेशन है। बस 10 पीजे, बस 10 पीजे। बुलियंस, आर्कोलॉजिकल वर्क, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ए से हो जाएगा तुम्हारा 8। ये एस मेरे को पता नहीं अभी। पेंटिंग और ज्वेलरी, ये एस मैं आपको एक पता करके बताऊंगा, पक्की बात है। तो तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड से अपन ने सीखे थे। तो आपका जो लैंड सिचुएटेड होगा या तो म्युनिसिपल या फिर कैंटोनमेंट मोड में होगा, म्युनिसिपैलिटी या फिर कैंटोनमेंट मोड में नहीं होगा। अगर है तो आपका अगर पॉपुलेशन 10,000 और लेस है, अगर 10,000 और लेस है तो रूरल एरिया, नहीं तो तुम्हारा अर्बन एरिया। अगर इधर की बात करूं तो बस समझना, अगर ये तुम्हारा म्युनिसिपैलिटी है और ये बाहर का है, अगर तुम्हारा पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है तो कितना किलोमीटर तक के? 2 किलोमीटर तक के क्या रहेगा? अर्बन एरिया ही रहेगा, इसके बाहर का भी। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 लाख है तो तुम्हारा 6 किलोमीटर तक क्या रहेगा? अर्बन रहेगा। और अगर तुम्हारा पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है तो तुम्हारा 8 किलोमीटर तक क्या रहेगा? अर्बन रहेगा। इसके बाहर का सारा क्या रहने वाला है? रूरल। और सर सर रूरल सिर्फ जरूरी नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे क्या दिया गया है? एग्जाम्शन। वो उसको माना गया कि वो कैपिटल असेट ही नहीं है। तो कैपिटल असेट ही नहीं है तो वो चार्जिंग सेक्शन में अट्रैक्ट होगा, तो वो चार्जिंग सेक्शन में अट्रैक्ट ही नहीं होगा। बात समझ में आई? उसके बाद में अपन ने कुछ छोटी छोटी चीजें देखें कि अपन चार्जेबल कब होगा? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर जिसमें मनी मिलेगा उसमें कुछ लेना देना है क्या? नहीं सर, मनी से लेना देना नहीं है, पक्की बात है। तो इतनी चीजें अपन ने पढ़ी, चार्जिंग सेक्शन, कंडीशंस, कैपिटल असेट क्या क्या है, पर्सनल इफेक्ट क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है। उसके बाद में कुछ बॉन्ड वगैरह थे जो फालतू आते रहते हैं कभी कभी, एक बार देख लेना इसको क्या है। बाकी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। सर नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। नया टॉपिक है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इसको लेते किस तरह है? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या? सर अभी तक के अपन ने क्या क्या सीखे? तो कोई ना कुछ चीज कैपिटल असेट होती है। अब मेरे को सीखना है कि कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। तो मेरे को क्या सीखना है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। क्या सीखना है मेरे को कि जो मेरा असेट है, जो कह रहा कैपिटल असेट है, वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, पक्की बात है। तो सर इसको कैसे गिनेंगे बताओ जल्दी से।
सर मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ क्या? मेरे को बताना नहीं है, आपके लेवल पे नहीं है। ये जो मैं आपको बस 10 चीजें समझा रहा था, इनको क्यों अलग रखा गया है? तो अगर मैं बोलूँ इसमें ना डबल टैक्सेशन होता है, इसमें डबल टैक्सेशन होता है। तो पूछो कैसे, मैं समझाता आपको। मान लो ये है मिस्टर कृष्णा, अपन अपने आप को ही ले लेते हैं। कृष्णा भैया को मान लो सैलरी आती थी 5 लाख रुपए की। ये 5 लाख पे क्या लगाऊंगा उसको? टैक्स लग गया होगा, मान लो 12,500 रुपये टैक्स लग गया, ठीक है। ये 5 लाख से, ये 5 लाख से मैंने 2 लाख की ज्वेलरी लिया। 2 लाख की क्या लिया? ज्वेलरी। मतलब जिस पैसे से मैंने खरीदा हुआ ऑलरेडी टैक्स इनकम है, एक बार उसमें टैक्स लग चुका है मेरे को, इनकम टैक्स। जो पैसा से मैंने खरीदा उसमें ऑलरेडी इनकम लगा हुआ है, देखो मैं टैक्स भर चुका था। ये 2 लाख की खरीदा, और जब मैं इसको वापस बेचूंगा तो भाई इस पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका था ना, इसमें को वापस से टैक्स लगेगा। मतलब कि जो इनकम हुई, इनकम को मैंने खर्चा करा और उस पर वापस से टैक्स दे रहा, तो इसको डबल टैक्सेशन हुआ। नॉर्मली क्या होता था, जैसे ड्राइंग वगैरह वाली चीजें हैं, नॉर्मली ड्राइंग ज्वेलरी वगैरह में क्या होता था, मान लो इसमें कैपिटल गेन नहीं लगाते लोग, कैपिटल गेन नहीं लगाते, तो लोग क्या करते हैं, देखो कैपिटल गेन तो है नहीं। मान लो मैंने एक ड्राइंग बनाया 1,000 रुपए की, ड्राइंग बनाया 1,000 रुपए की। यहाँ पे मिस्टर वाइट है, वैसे नहीं करते, मिस्टर अब दिखेगा ही नहीं तो रुको मैं कुछ अच्छा करता हूँ। देखो एक मिस्टर वाइट है, देखो वाइट भी दिख रहा है, और है एक मिस्टर ब्लैक। वाइट के पास में वाइट मनी है, बहुत सारा वाइट मनी है, और इसके साथ में बहुत सारा ब्लैक मनी है, इसके साथ में बहुत सारा क्या है, ब्लैक मनी है। अब ये क्या करेगा, लॉजिक समझना। इसको बोला यार मेरे को अपना ब्लैक मनी हटाना है, इसके पास में कोई दिक्कत ही नहीं, इसका पूरा काम वाइट में, हर चीज वाइट में चलते रहता है, इसकी इनकम भी कम है। तो इसने क्या बोला, एक काम कर मैं ड्राइंग बनाता हूँ। ये क्या बनाता हूँ, ड्राइंग। इसने एक ड्राइंग बनाया और ये बंदे को सोल्ड कर दिया। बंदे को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। मान लो ड्राइंग बेचा इसने 30 लाख रुपए में। भाई मेरी मर्जी, मेरी ड्राइंग कितने में भी बेचू, मेरी ड्राइंग मेरी मर्जी कितने में बेचू, इसको कितने में बेच दिया, 30 लाख में बेच दिया। ये बंदे ने पूरा का पूरा ब्लैक मनी इसको दे दिया। मैं कहता इसको ब्लैक मनी अपना क्रिएट कर, ब्लैक मनी को अपना ठीक करना था कि उसको उसकी ड्राइंग से मतलब था। सर यहाँ पे ब्लैक मनी का चक्कर था, तो इसने अपना कमीशन वगैरह काट के इसको मान लो कैश में पैसे दे दिया होगा। अब मेरे को बताओ, इसको पूरे के पूरे व्हाइट में पैसा मिल गया, इसको पूरा का पूरा किस में मिल गया, व्हाइट में पैसा मिल गया। इसका पैसा ब्लैक का चले गया, ये वापस ले लेगा। या फिर अगर मैं अच्छे से इसको समझाऊं, समझना एग्जाम्पल समझना, वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स में गड़बड़ कर दिया, समझना। इसके बाद में ब्लैक मनी है बहुत सारा, इसके बाद में क्या है, बहुत सारा ब्लैक मनी। और ये सैलरीड क्लास पर्सन है, हमेशा अपना करते रहता है, इसके बाद में कोई ब्लैक मनी नहीं है, इसको पता है कि मेरे पास कभी इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा भी नहीं। चीज क्या हुआ, इसने इसको एक ड्राइंग दिया, इसने इसको क्या दिया, एक ड्राइंग दिया, ठीक है। मान लो ड्राइंग इसने बेच दिया 20 लाख रुपए में, कितने रुपए में, 20 लाख में। ये अपने व्हाइट मनी में से, इसके पास तो व्हाइट मनी है बहुत सारा, ये व्हाइट मनी में पेमेंट करेगा इसको। ये किस में पेमेंट करेगा, व्हाइट मनी में पेमेंट करेगा। कितने रुपए पेमेंट करेगा, 20 लाख का। और ये क्या देगा इसको, ड्राइंग देगा। ये बंदे ने ड्राइंग दिया और इसने इसको व्हाइट मनी दिया। मेरे को तो यहाँ पे ड्राइंग का चक्कर नहीं था, इसने तो पीछे कहानी क्या चल रही होगी यहाँ पे, इसके बहुत शैतानी दिमाग है इसका। इसने क्या किया, इसको बोलाऊंगा एक काम का, मैं तेरे को नाम 25 लाख देता हूँ ब्लैक मनी, तू मेरे को 20 लाख व्हाइट मनी दे दे अपने पास की। 20 लाख क्या कर, मेरे को व्हाइट मनी दे दे अपने पास की। 5 लाख तेरा कमीशन। अपन ऐसा दिखाएंगे कि तूने, मैं इसको ड्राइंग बेचा, तो ड्राइंग की कोई कीमत ही नहीं है, मेरी मर्जी में कितने में भी बेचू, मेरी मर्जी में कितने में भी बेचू। सर मैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन लगा के, इस पे केस में कैपिटल गेन लगा क्या, नहीं सर, क्योंकि कैपिटल गेन क्या था, एग्जाम था, पर्सनल इफेक्ट, मेरी ड्राइंग थी, मैंने इसको बेच दिया, नॉट कनेक्टेड टू प्रोफेशन। तो ये सब काम होने लगे थे, जब समझ में आऊंगा ये सब काम हो रहे थे। इसलिए ये सारी चीजों में जिसमें ऐसे काम हो रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, उनको कैपिटल गेन के दायरे में ला दिया। नॉट सो इम्पोर्टेंट,
मेरे को इच्छा नहीं थी बताने की, तो भी मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग, पोहा में हूँ बेटा, मैं पोहा खाने वाला हूँ। मैं क्या खाने वाला हूँ? पोहा। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट क्या बोलेंगे अपन? पोहा। क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट। सर ये तो या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा, या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। अब बात है ना, एक जनरल रूल है, एक क्या है जनरल रूल है कि अगर 36 मंथ से ज्यादा असेट यूज होगा, असेट यूज करने के बाद बेचोगे, यानी कि कोई भी महीने अगर 36 महीने से ज्यादा हो जाता है तो उसको अपन लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 36 महीने से ज्यादा असेट यूज करोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। वापिस से बोलना मेरे साथ में, अगर 36 महीने से ज्यादा कोई भी असेट को आप यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन सर ये हर किसी में नहीं है। आपकी नॉर्मली कैटेगरी तीन बटी हुई है सर, तीन कैटेगरी बटी हुई है सर। 12 मंथ वाली, 24 मंथ वाली और एक 36 मंथ वाली। कुछ असेट है, कुछ असेट अगर 12 महीने से ज्यादा यूज हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। कुछ असेट है जो 24 महीने से ज्यादा यूज होंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, और कुछ असेट है जो 36 महीने से ज्यादा होंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? लेकिन सर इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है सर। इंपॉर्टेंट मेरे लिए है सर क्यों, सर इतने नाटक क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, तो समझना। मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे लोग इतना क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि सर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। क्या प्रमोट करना चाहती है? लॉन्ग टर्म चीजों को। गवर्नमेंट क्या चीज क्रिएट करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए लॉन्ग टर्म को। सर क्यों लॉन्ग टर्म? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, खरीदो और बेचो। सर लॉन्ग टर्म नहीं चाहती, तो वो क्या करती है? लॉन्ग टर्म में टैक्स का रेट कम है। लॉन्ग टर्म में टैक्स का रेट क्या है? कम है, जितना शॉर्ट टर्म में उससे कम है। ये बात समझ में आई? तो क्या बोला मैंने? तो लॉन्ग टर्म में जो रेट है टैक्स का वो क्या है? कम है, रिलेटिवली क्या है? कम है। तो सर वो प्रमोट करना चाहती है। तो प्रमोट कैसे करना चाहती है? तो उसने बांट दिया। तो उसने क्या बांट दिया कि इतने महीने रखोगे, इतने महीने रखोगे, इतने महीने रखोगे, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पता चलेगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे कैसे? तो इन जनरल जो फॉर्मूला है, इन जनरल वाला वो फॉर्मूला है 36 मंथ का। कोई भी असेट 36 महीने से ज्यादा यूज होगा, 36 महीने से ज्यादा, 36 महीने नहीं बोला, 36 महीने से ज्यादा, यानी कि अगर करेक्ट 36 है तो भी शॉर्ट टर्म रहेगा, अगर करेक्ट 36 है तो भी क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर कोई 36 महीने से ज्यादा यूज होता है तो वो क्या रहेगा तुम्हारा? लॉन्ग टर्म बन जाएगा। वैसे ये दो ही स्पेसिफिक केस है, 12 और 24 वाले। अगर कोई एसेट 12 से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, कोई एसेट 24 से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब 12 में क्या क्या आना चाहते हैं समझना। इक्विटी, और लिखता है एंड तो नहीं आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन अ कंपनी। क्या बोलना चाहते हैं? और यहाँ पे एक लिस्टेड लिखना, अगर लिस्टेड कंपनी में तो ही। अगर आप कोई इक्विटी शेयर खरीदते हो या फिर प्रेफरेंस शेयर करते हो कोई भी कंपनी में जो क्या हो? लिस्टेड हो, तो आप अगर 12 महीने से ज्यादा उसको यूज करोगे तो लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे 12 महीने क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे फायदा देना चाहती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? फायदा देना चाहती है। सर कैसा फायदा देना चाहती है? गवर्नमेंट बोलती है कि अगर सिर्फ 12 महीने में लॉन्ग टर्म बन जाएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म बन गया तो तुमको क्या मिलेगा? कम रेट में मिलेगा। और गवर्नमेंट चाहती है कि तुम लोग इन्वेस्ट करो इक्विटी प्रेफरेंस वगैरह में और होल्ड करो कम से कम 1 साल, ताकि वो क्या बन जाए? तुम्हारा लॉन्ग टर्म बन जाए और तुमको कम रेट से टैक्स देना पड़े, कम रेट से टैक्स देना पड़े। लॉजिक समझ आया? लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देना है। सर दूसरा सिक्योरिटीज, सर डिबेंचर्स वगैरह खरीदते हैं, बॉन्ड वगैरह, ये भी क्या होना चाहिए? सर लिस्टेड होना चाहिए। भी क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए। सर तीसरा है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई सर अगर सिंपल सी बात बोलूं, सरकारी म्यूचुअल फंड। और सर थोड़ा सा मैं म्यूचुअल फंड पे डाल दूं, जो गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड चलाती है। सर कुछ नहीं होता, क्या करेंगे लोग? म्यूचुअल फंड वाले क्या रहते हैं? कंपनी बनाते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको क्या बोलते हैं अपन? एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी अलग अलग चीजों में क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। अलग अलग चीजों में क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। लेकिन अब क्या करेगी? जैसे कि मैं हूं भाई, मेरे को इन्वेस्ट करना है फॉरेन मार्केट में, मेरे को इन्वेस्ट करना है
अलग अलग कंपनी के शेयर में, पर मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को पता नहीं कौन क्या बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाऊंगा। इसको बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, अलग अलग लोग। इन सबका वो पैसा पुल करके, देखो यहाँ पे पैसा आ गया, ये कंपनी अलग अलग जगह उसको इन्वेस्ट करती है। हो सकता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, हो सकता है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, हो सकता है वो फ्यूचर्स में करे, इन्वेस्ट करे। और ये जो पैसा दिया है बंदों ने, ये बंदों को मिलती है यूनिट्स, एएमसी की यूनिट्स मिलती है। म्यूचुअल फंड होल्डर्स को क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती है। और फिर जितना पैसा ये एएमसी कमाएंगे इधर इधर से, इसका जो यूनिट का प्राइस रहता है वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, बाकी काम का नियम। तो चौथा है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ये क्या होते हैं, तो जो भी एएमसी का, ये एएमसी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, तो इक्विटी ओरिएंटेड क्या बोलती है, कम से कम 65% ऑफ टोटल टोटल मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। मतलब क्या बोला है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनियां ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनियां जो अपना 65% टोटल का कम से कम कहाँ पे डिपॉजिट करती है, इक्विटी में। और सर आखिरी है जीरो कूपन बॉन्ड। समझा सर? अब सिंपल सी बात है, ये 5 चीजें हैं, अगर ये पांचों का अगर ये पांचों का अगर 12 महीने से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म बन जाएगा। लॉन्ग टर्म पोहा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। अगर पोहा कितना ना 12 महीने, पोहा कितना ना 12 महीने। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सर दूसरी चीज 24 किसका है, 24 है अनलिस्टेड शेयर्स। यहाँ पे देखो मैंने लिस्टेड लिखवाया था, तो अनलिस्टेड भी तो कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि सर ये अमेंडमेंट होकर आया था पिछले 2 साल पहले, अमेंडमेंट हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 36 महीने थे, अब वो 24 महीने में आ गए। बात समझ में आ रहा है? पहले 36 में थे, अब वो कहाँ गए, 24 में आ गए। उसके बाद है, अब देखना बेटा अनलिस्टेड शेयर है बस यहाँ पे, अनलिस्टेड शेयर को 24 में, जब का अनलिस्टेड सिक्योरिटीज रहती है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी वो भी का है 36 में ही है, वो भी का है 36 में ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगी कि वो अनलिस्टेड जो सिक्योरिटी वो बाद में आएंगी। पक्की बात है सर? युवा और एनी अदर सिक्योरिटी, एनी अदर सिक्योरिटी। तो ये सर सिंपल सा चार्ट बना है आपका पोहा का, छोटा सा बना लो। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे होंगी, सिर्फ 3 के हिसाब से होगी, 12, 24 और 36 महीने से। 12 महीने में 5 है सर इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज, यूटीआई गो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। सर 24 में अनलिस्टेड शेयर और लैंड और बिल्डिंग, और सर 36 में अनलिस्टेड सिक्योरिटी और एनी अदर। सर ये अलग से क्यों लिखा है सर? लोग क्योंकि नॉर्मली इसमें कंफ्यूज करते हैं, लोग इसके साथ में मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना सर, शेयर्स मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस, और सिक्योरिटी मतलब कि डेप्थ वगैरह जो रहेंगे। बात समझ में आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब सर दिक्कत, तो दिक्कत क्या है, मान लो सर लैंड और बिल्डिंग के केस में ये मिस्टर ए है, ये फादर है, इसने मान लो 2002 में प्रॉपर्टी खरीदा, 2003 में इसने प्रॉपर्टी अपने सन को दे दिया, अपने सन को दे दिया और मर गया। सन ने 2004 में प्रॉपर्टी बेच मारा, 2004 में प्रॉपर्टी बेच मारा। तब इसका पोहा में, अब समय को तो यहाँ पे क्या वो, यहाँ पे 2003 में क्या कैपिटल गेन लगेगा क्या? तो याद करो, अगर याद नहीं होगा 45(1) मैंने कुछ याद किया था, क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कैपिटल एसेट है, हाँ सर बिल्डिंग बिल्कुल एक कैपिटल एसेट है, लेकिन क्या सर ये ट्रांसफर है? सर नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ गिफ्ट दे रहा है ये, तो मैंने बोला था गिफ्ट यहाँ पे कवर होता नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा, यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर यहाँ पे सन ने उसको जो बेचा, सन ने जो प्रॉपर्टी बेच दिया, सन ने जो प्रॉपर्टी बेच दिया उसका क्या होगा सर? इसका पोहा यहाँ से कैलकुलेट होगा, इसका जो पोहा रहेगा वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, पीछे से। उसको मैं बोलता हूँ प्रीवियस ओनर से कैलकुलेट होगा हमेशा हमेशा। अगर गिफ्ट का केस है, अगर किसका केस है, गिफ्ट का केस है, लिख के रखेंगे।
अगर गिफ्ट का केस है, जो पोहा रहेगा वो बिल्कुल पीछे से कैलकुलेट होगा, बिल्कुल यानी प्रीवियस ओनर से कैलकुलेट होगा। बात समझ में आई? पक्की बात है सर। और एग्जांपल देखते हैं, पॉज करके लिखते जाना हम। यहाँ पे फादर ने 2001 में एक लैंड खरीदा, 2019-20 में उसमें बिल्डिंग बनाई और 22-23 में वो बिल्डिंग बेच दिया। बिल्डिंग को क्या किया? बेच दिया। तो सर यहाँ पे पोहा कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पे लैंड का पोहा अलग होगा और बिल्डिंग का पोहा अलग अलग होगा। लैंड और बिल्डिंग का पोहा अलग अलग होगा। बात समझे? लैंड का पोहा अलग और बिल्डिंग का पोहा अलग, मतलब लैंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा और बिल्डिंग का फिर मैं देखूंगा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। इन दोनों का पोहा अपन अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद में एक और चीज बताता मैं। तो ये दूसरा केस हो गया, ये पहला केस हो गया था मेरा गिफ्ट वाला। तो दूसरा केस बताया मैंने ये वाला कि अगर बाद में बनाया था। तीसरा केस, 1/4/2005 को मान लो आपके पास में एक लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड है। जो कौन सी लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड है। पहले वो एक कंटेनमेंट जोन के अंदर आती थी, रूरल एरिया था। बाद में मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट किया कि वहाँ पे वो अर्बन बन गई। बाद में क्या बन गई? अर्बन बन गई। और यहाँ पे तुमने उसको बेच मारा, सेल कर दिया। तो अब पोहा यहाँ से कैलकुलेट होगा कि यहाँ से कैलकुलेट होगा? लॉजिक समझा? सर यहाँ पे मेरे को तो पहले अगर वो बेचता था एग्रीकल्चर रूरल लैंड थी, वो रूरल लैंड थी। तो अगर गांव की जमीन है तो उसको बेचो तो उसमें कैपिटल गेन लगता नहीं है। पर वो मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि गांव क्या बन गया? शहर बन गया। यानी अब वो क्या हो गई? अर्बन लैंड हो गई। और उसने उसको यहाँ पे बेचा। तो सर उसका पोहा पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा तो यहाँ से, मतलब कि शुरू से पूरा पोहा उसका अपन देखेंगे। पक्का? यानी आप लोग लिख के रखो कि पोहा ऐसा कैलकुलेट होगा। तो 3 केस बताए मैंने आप लोगों को। एक है एग्रीकल्चर का केस, अगर वो अर्बन हो जाती है तो। दूसरा है लैंड और बिल्डिंग अलग अलग खरीदे तो। और एक है प्रीवियस ओनर का केस। एक है कौन सा? प्रीवियस ओनर का केस। समझ में आया? अब सर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सर डिस्कशन में आपको बात समझाना। मान लो मैंने 3 सितंबर 2002 को खरीदा और सर मैं बेचता हूँ 15 जून 2004। तो सर मैं कितने दिन गिनूंगा? सर मैं कितने दिन गिनूंगा? सर मैंने जिस दिन परचेज करता हूँ, मेरा बात है ना, जिस दिन परचेज करता हूँ वो दिन मैं गिनता हूँ। मैंने 3 सितंबर इंक्लूड होगा। और सर जब मैं जिस दिन बेचता हूँ, तो मैं जिस दिन बेचता हूँ उसको मैं इग्नोर करता हूँ। यानी कि मैं कब तक की गिन गिनूंगा? सिर्फ मैं 14 जून तक उसको मैं इग्नोर करता हूँ। यानी मैं डेट कहाँ तक गिनूंगा? सिर्फ 14 जून तक। मतलब कि सर कितने दिन होंगे इसके? सितंबर के 30 दिन होते हैं, उसमें से को 2 तक हटाना है। मतलब सितंबर के कितने दिन? 28 दिन। सितंबर के कितने? 28 दिन। और सर जून के कितने? मेरे को सिर्फ 14 ही लेने, 15 नहीं लेने। तो जून के कितने हो जाएंगे? 15 दिन। जून के कितने? 15 दिन। और सर बाकी गिन लो आप अभी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च न, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर हो जाएगा ये 2003 पहुंच गए। उसमें 12 महीने और ऐड कर लो तो 16 महीने हो जाएंगे। और फिर अप्रैल, मई और 2 महीने, 16, 18 महीने। 18 महीने हो जाएंगे। और से एक दिन गिन लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, पर ये अपन ने अभी तक इतना देखे हैं। अगर मैं सच्ची बोलूँ तो अपन ने इतना देखे। तो आपका कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। सर जनरल रूल 36 महीने से जो भी ज्यादा रहेगा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। पर सर अपने पास में कुछ स्पेसिफिक केस है, तो 3 केस है, 12, 24 और 36 महीने के। सर 12 वाले कौन से हैं? सर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी, यूटीआई के, इक्विटी ओरिएंटेड और जीरो कूपन। तो 24 महीने के अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग। सर 36 महीने के अनलिस्टेड सिक्योरिटी और एनी अदर सिक्योरिटी। पर 3 केस देखे सर अपन किसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। पक्की बात है? चलिए सर कुछ जरा जाते हैं। तो क्या बोलना चाहते हैं अपन को? द पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होते हैं? पीरियड फॉर विच असेट इज होल्ड बाय असेसी। मतलब कि असेसी ने उसको कितना यूज किया है। आगे, while computing the period of holding, the date of purchase is include। ये देखो, डेट ऑफ परचेज को इंक्लूड किया है, पर द डेट ऑफ ट्रांसफर इज एक्सक्लूडेड। जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उसको क्या किया? एक्सक्लूड किया।
मतलब कि जो मेरा एग्जाम्पल था 3 तारीख, ये डेट ऑफ परचेज है, इसको इंक्लूड करना है, लेकिन 15 तारीख जिसको है उसको इग्नोर करना, मतलब 14 तारीख तक के आएगा, 14 तारीख तक के आएगा। 1 मिनट में कितना समय हो गया, हाँ ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन एन एसेट होल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ। जनरल रूल जो है कि 36 महीने से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें आ जाए सर 12 महीने किसी किसी डेट में, सर नॉट मोर देन 12 मंथ्स। सही किस किस में है, सही क्या है आपके इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में, बात समझ में आ रही है। सर सिक्योरिटीज में, सर यूटीआई में। इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि वेदर क्योटेड और नॉट, यानी वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, यूटीआई रहेगा तो चलेंगे ही। तो वैसे ही ये इक्विटी ओरिएंटेड में और जीरो कूपन बॉन्ड में, बात समझ में आ रही है। फिर एक अमेंडमेंट आया था, तो वो जो मैंने आपको लिखा है कि जो अनलिस्टेड वाले रहेंगे उसको 24 महीने लेना है। जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी रहेंगी, अगर मैं आपको सिखाऊं तो देखो यहाँ पे लिस्टेड और नॉट दोनों आएंगे, यहाँ पे भी लिस्टेड और नॉट, यहाँ पे भी लिस्टेड और नॉट। अगर यहाँ पे ऊपर में दोनों पढ़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमाउंट है, तो लिस्टेड वाले आएंगे। पहले अनलिस्टेड भी यही हुआ करता था, लेकिन अमेंडमेंट आया, यहाँ पे बोला गया कि जो अनलिस्टेड शेयर है, जो अनलिस्टेड शेयर था वो 24 महीना हो गया, और जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है उसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो अपन ने उसको मान लिया कितना महीने होगा, 36 महीने। उसको अपन ने माना कितना, 36 महीने, पक्की बात है। फिर एक और अमेंडमेंट आया था लैंड और बिल्डिंग के लिए। तो मैंने आपको जो सिखाया लैंड और बिल्डिंग के लिए, कि उसको कैसे करना है। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ शेल नॉट बी रिगार्डेड एज शॉर्ट टर्म इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 महीने। अगर 24 महीने से ज्यादा यूज करते हो तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, लॉन्ग टर्म बन जाएगा, पक्का। अमेंडमेंट अप्लाई टू कैपिटल एसेट नॉट ऑन स्टॉक इन ट्रेड, सर स्टॉक इन ट्रेड में ही रहेगा वो तो। फिर अगर कोई असेट जो आपको रिसीव हुआ है गिफ्ट में, जब मैंने पहला केस दिया फादर ने अपने सन को गिफ्ट किया, तो असेट द पीरियड फॉर विच द असेट वाज होल्ड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर, मतलब कि जो फादर ने पीरियड लिया था तब से मैं कैलकुलेट करूंगा, पक्की बात है। कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड परचेज अर्लियर, मान लो कि उसने लैंड इज हेल्ड बाय असेट फॉर मोर देन 24 मंथ, बट द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड फॉर नॉट हेल्ड फॉर नॉट 4 मंथ 24 मंथ, then there will be long term gain on the sale of land and short term gain on the sale of building। मतलब सीधी सी बात बोलना चाहता है कि लैंड का अलग से पोहा देखूंगा और बिल्डिंग का अलग से पोहा देखूंगा। ये ऑलरेडी मैं पीछे कवर करा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। किसी को फास्ट लग रहा होगा तो पीछे का एक बार डिस्कशन वापस से सुन लेंगे तो ईजी लगेगा, बात समझ में आ रही है। तो फिर ये जो अपन ने बोले थे कि पहले वो जो पहले था वो कैपिटल असेट नहीं था, फिर बाद में हो गया, जैसे अर्बन लैंड और वाला। तो अपन ने देखे इन केस द असेट वाज नॉट हेल्ड फॉर द कैपिटल असेट इनिशियली, बट वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो बन जाता है, द एंटायर पीरियड, यहाँ पे देखना एंटायर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल एक्विजिशन शैल बी कंसीडर्ड। मतलब कि याला केस, सर ये देखो पहले ये कैपिटल सेट नहीं था, बाद में कैपिटल सेट बन गया, तो सर पूरा का पूरा टाइम यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा मैं पोहा के लिए कैलकुलेट करूंगा, पूरा मैं पोहा के लिए कैलकुलेट करूंगा। सर वही मेरे को दिया हुआ है, कन्वर्जन यूज का एग्जाम्पल है ये। अगर मैं बोलूँ तो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो कुछ करके देखते हैं सर कैसे होगा। सर एक हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने कब एक्वायर की, 10 मार्च को, ट्रांसफर कब किया था, 6 जून को। तो सर मेरे को प्रॉपर्टी है तो कितने महीने, 24 मंथ। तब समझना कौन कौन सी डेट आएंगी, क्या ये 10 मार्च आएगा, हाँ सर 10, क्या ये 6 मार्च आएगा, नहीं सर, सिर्फ 5 जून तक ही कैलकुलेट करूंगा, 5 जून तक ही कैलकुलेट करूंगा। अब सर कैसे करूंगा, देखो मार्च के कितने 31 दिन, सर 9 दिन को एक्सक्लूड करना है क्योंकि 10 को तो लेना है, तो इधर के कितने दिन हो गए, 22 डेज, और यहाँ पे 5 डेज और, तो डेज कितने हो गए 27। और सर मंथ अगर कैलकुलेट करूँ तो इधर के कितने हो जाएंगे 12, मार्च तक के मैंने 19, यानी कि अगर मैं इधर दिखाऊँ आप लोगों को, अप्रैल से लेके मार्च तक के 12 हो जाएंगे, फिर अप्रैल मई और अप्रैल मई तो +2 यानी कि तो होगा ये 14 और 27, तो देखो उतना ही आ रहा है क्या, 14 मंथ और 27 डेज। तो क्या 24 महीने से ज्यादा है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म, क्या हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म, बात समझ में आई। तो वैसे अगर कोई लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड शेयर का क्या है मेरा 12 मंथ्स का है, तो 10 मार्च और 6 जून, कट ऑफ कितना है 12 का, मंथ कितने, तो ये क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म, ये क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म। अगर अनलिस्टेड है तो सर कट ऑफ क्या है मेरा 24 का है, 24 का। सर डेज कैलकुलेट करो मेरे साथ में, 6 अगस्त लेना है,
तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31, 5 को हटा दो यानी कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, पक्की बात है। अब कैलकुलेट करो तो कितने हो जाएंगे, 12 महीने तो अगले तक जाना ही है। तो ये कुछ मेरे 12-13 महीने आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो वैसे अगर गोल्ड का देखूं तो गोल्ड से कहीं पड़ेगा अपने नहीं, कितना में आ जाएगा 36 महीने। तो 16 में लिया 19 में बेचा, 16 में लिया 19 में बेचा, सितंबर से ले रहा हूँ तो मेरे को पता है कि इधर यहाँ पे 11 दिन इंक्लूड करोगे और यहाँ पे 19 दिन लोगे, सॉरी 11 दिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे कितना आपके सितंबर 30 - 11 मतलब कि 19 दिन, यहाँ पे भी 19 दिन, ये 38 हो जाएंगे। 30 को एक 1 मंथ मान लूंगा मैं, 30 के महीने को 1 मंथ मान लूंगा और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मली हर क्वेश्चन में, लेकिन काम जरूर पड़ेगा, हर क्वेश्चन में काम पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन इसके बिना होने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इसके बिना कर नहीं पाओगे। तो फिर जैसे मैंने आपको ट्रांसफर बोला था, तो ट्रांसफर इंक्लूड एवरीथिंग। सर सेल किया, एक्सचेंज में दिया, रिलिक्विशमेंट मतलब कि जैसे गार्बेज में डाल दिया। तो उसके साथ में अगर मैं एक बार रिलिक्विशमेंट का डिक्शनरी मीनिंग देखूँ, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड देना मुझे। टू गिव अप कंट्रोल, अगर मैंने उसका कंट्रोल छोड़ दिया, मैंने क्या किया था उसका कंट्रोल छोड़ दिया, अभी असेट तो मैंने उसका कंट्रोल छोड़ दिया, सीधी सी बात है। एक शॉप है, मैंने शॉप के साइड भेज दिया मतलब मैंने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, मतलब सेल कर दिया। कंपलसरी एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, आपका एक्सटिंग्विशमेंट हो जाता है, राइट हट जाता है, मैच्योरिटी आ गया जीरो कूपन का। ये सारे फालतू फालतू केसेस दिए हुए जो एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड आउट जरूर करना, पर मेरे ख्याल से कभी भी इसका काम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है, ये आपको एक बार पढ़ना है पूरा का पूरा। मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, वापस से रिपीट करो। मैं ट्रांसफर को नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एसेट अपने लिए कोई भी काम का नहीं है, एसेट अपने किसी भी काम का नहीं है। अगर मैं टैक्स रेट पे जनरल करूँ, टैक्स रेट पे जनरल डिस्कशन करूँ, तो एक छोटा सा चार्ट बताता हूँ मैं। इधर पढ़ाऊंगा नहीं मैं कुछ भी, वो बाद में आके कराऊंगा, क्योंकि अभी से टैक्स रेट मतलब नहीं सर, टैक्स रेट अगर बोलूँ सर वो TX है। तो या तो देखो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचेगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचेगा तो उसको जो गेन या लॉस होगा वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो गेन और लॉस होगा वो भी कैसा होगा, शॉर्ट टर्म होगा। अगर लॉन्ग टर्म बेचेगा तो लॉन्ग टर्म होगा, अगर शॉर्ट टर्म बेचेगा तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बेचेगा तो लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ दो दो है, एक है 11A वाला रेट, 111A सेक्शन बोलते हैं, एक है अदर वाला। तो इस केस में इसको 15% फ्लैट रेट से टैक्स लगता, 15% फ्लैट इसमें लगता है इसको स्लैब रेट। तो अगर लॉन्ग टर्म वाला है, इसमें भी दो है, तो लॉन्ग टर्म वाले में अगर 112 वाला रहेगा या फिर 112A वाला रहेगा, 112 वाला है या फिर 112A वाला, एक सर 112 है तो 20% और सर 112A वाला है तो 10%। बात समझ में आई? पक्की बात। तो कुछ इस तरीके से ये रेट है, कुछ इस तरीके से इसके रेट है। तो अगर आप लोग पढ़ोगे तो अभी अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं होने वाला, कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा, अपन आगे के जब लेक्चर आएंगे तभी। तो अपन फॉर, अगर मेरे को ये कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। दूसरा नेचर ऑफ असेट। तीसरा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सर कितने में बेचा, सर कितने में खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, मैं हल्का सा बता देता हूँ, पूरा ज्यादा नहीं दूंगा, कोई सोचना भी नहीं, नहीं मैसेज करना। सर सीन कैसा है, कॉस्ट ऑफ क्या बताना था मेरे को, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैंने एक घर खरीदा, मैंने एक घर खरीदा 2000 में, ठीक है, मान लो 50,000 रुपए का। तो 2010 में मैंने उसका रेनोवेशन करा दिया, एक और फ्लोर बना दिया, एक और फ्लोर बना दिया, मान लो 20,000 रुपए का। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 है कि 20,000 है, तो ये दोनों है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 70 हो गई ना, तो मजाक थोड़ी नहीं चल रहा, सब पहले 50 दिया और फिर और 20 दिए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए दिए ना। तो सर ये 70,000 वो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये वर्ड बहुत भारी है, इंडेक्सेशन, ये वर्ड बहुत भारी है, इंडेक्सेशन। ये एग्जांपल में था, सर मैंने 2000 में 50,000 का खरीदा था, सर आज मैं उसको 10 लाख का बेच रहा हूँ। सर तो क्या मजाक करो सर, उस समय के, उस समय मेरे पापा बोल सकते हमारे जमाने में हम 1 रुपए का समोसा खाते थे, आज हम 10 का खाते। सर तो क्या हुआ, चेंज हुआ ना कुछ, सर चेंज अगर हो रही है चीजें तो इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। सर इंडेक्सिंग का सिंपल सा चीज है कि मैं उस समय की वैल्यू का आज के हिसाब से ला लूंगा, महंगाई को एडजस्ट करते, यानी मैं अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दूं, मैं क्या बोला,
अगर मैं अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दूं, अगर मैं अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दूं और आज की डेट में जो पुराना कॉस्ट लगा था, पुराना कॉस्ट जो लगा था उसको आज की डेट में लाऊंगा, तो उसी चीज को बोलता हूँ मैं क्या, इंडेक्सेशन। उसी को क्या बोलता हूँ मैं, इंडेक्सेशन। और अगली चीज है एग्जम्पशन पता होना चाहिए। तभी मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरा कैपिटल गेन निकाल सकता हूँ। तभी मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरा कैपिटल गेन निकाल सकता हूँ। बात समझिए। तो कंप्यूटेशन बहुत सिंपल सा है। क्या है, एक है आपका क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक क्या है आप लोगों का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 242 में, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब अराइज होगा, जब कोई आप शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बेचोगे, तब क्या बेचोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। पक्के बात है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा आप लोगों को, जब कोई आप लॉन्ग टर्म वाली एसेट बेचोगे। पक्का। अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म वाली चीज है तो अपन को कोआ और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह कुछ, ये आपको शॉर्ट में अभी समझ में नहीं आएंगे, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, मैं धीरे धीरे इनको भी बताऊंगा। चलो फिर आगे देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन में आपको पहले निकालना पड़ेगा फुल वैल्यू। फिर अपन देखिए तो ये होगा कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लेस क्या, एग्जम्पशन। तो ये नॉर्मल चीज है। इसके अलावा भी होती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे क्या है सब कुछ। अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा की बात है। अगर लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म है तो इसमें कुछ चेंजेस है। जो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं उसमें अपन इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं, यानी आज की डेट। और जब अपन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं उसमें अपन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं। कैसे होगा क्या होगा अपन देखेंगे, कैसे होगा क्या होगा अपन देखेंगे। तो सर सबसे पहले शुरू करेंगे नया टॉपिक, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अभी काफी कम पढ़ेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में, इंपॉर्टेंट रहेगा अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ना, फिर आएंगे अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन, इसका मतलब क्या है, तो जो ट्रांसफर और रिसीव करेगा भाई, जो पैसा तुम मेरे को देगा, मैं तेरे को मैं अपने फीस मांगा, मान लो अगर मैं आपसे फीस मांग रहा, आपसे जो पैसा मेरे को आ रहा है वही क्या है, मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बात समझ में आ रही है। इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए कंसिडरेशन फॉर द कैपिटल असेट ट्रांसफर, यानी कि जो मैं तो सभी सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैंने आपको मान लो एक बैग दे दिया, या फिर मान लो मैंने तुमको ज्वेलरी दिया, तुमने मेरे को जो पैसा दिए वही मेरा करेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। भाई सीधी साधा जो पैसा तुमने मेरे को दिया वही मेरा क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू रहे या ना रहे, मेरे को फर्क पड़ता नहीं है। अब कौन सी, उसमें जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेंगी उसी को मैं मान लूंगा क्या, मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन रखना 50D। तो कौन से केसों में मैं अपने एफएमवी को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लूंगा। तो क्या बोलना चाहता है, where the consideration received or accruing as a result of transfer of a capital asset by the assessee is not ascertainable or cannot be determined, then for the purpose of computing income chargeable to tax as capital gain, the fair market value of the said asset on the date of transfer shall be the deem of value of। क्या बोलना चाहते हैं, जब मैंने तुमको ट्रांसफर किया, तो मैं तुमको क्या किया, ट्रांसफर किया, कोई असेट है, कोई असेट जिसका वैल्यू फाइनल नहीं है, उसका फाइनल नहीं है वैल्यू कितने में आएगा, पर मैंने बेच दिया, मैंने तुमको बेच दिया, ट्रांसफर हो गया, पर हमको वैल्यू नहीं पता कितने में खरीदा कितने में बेचा। बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे, कितने में बेचा कितने में नहीं बेचा। तो ऐसी कंडीशन में जो भी वो असेट का फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, जो भी वो असेट का क्या रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, उसी को मैं क्या मान लूंगा, उसी को मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लूंगा, उसी को मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लूंगा। मान लो मेरा घर बन रहा है, मेरा एक घर बन रहा है, एक घर बना नहीं है, एक घर बना नहीं है। यहाँ पे मिस्टर विजय आया, विजय बोला मेरे को घर बहुत पसंद, मेरे को बेच दे। मैंने बोला ये घर तो बना नहीं है, मेरे पैसे लग रहे। तो ना बेच दिया, जितने पैसे लगेंगे मेरे से ले लेना, जितने पैसे लगेंगे मेरे से ले लेना। मैंने आज बेच दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, राइट, उसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पैसे नहीं बताया, लेकिन पैसे नहीं बताया। सर आज की डेट में ही क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे क्या देखूंगा, एफएमवी देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्सेबल करा दूंगा। सर बाद में सर अलग अलग हो गया तो सब कुछ नहीं, आपका लॉस या मेरा फायदा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पक्की बात है। चलिए सर आखिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, 50C एक टॉपिक है, और एक और टॉपिक को मेरे को सेक्शन याद नहीं आ रहा। सर ये पीजीबीपी में भी था, सर ये पीजीबीपी में भी था, सर ये यहाँ पे भी है,
और सर ये अदर सोर्स में भी है सर, ये हर जगह है ये सेक्शन, सर ये सेक्शन हर जगह है। पहले काफी अलग अलग हुआ करते थे, पर तीनों सेक्शन अब एक ही जगह एक जैसे हो चुके हैं, एक ही जैसे एक ही जगह हो चुके हैं। तो ये क्या बोलता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन इन केस ऑफ सेक्शन 50C। सर 50C के कुछ केसेस है, वहाँ पे बोलता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कैसे निकालें। सर मेरा एक मानना है, तो एक चार्ट पढ़ो, तो एग्जाम्पल समझो, और पहले खुद से ट्राई करो कि आपको आता है कि नहीं आता। पहले खुद से ट्राई करो आपको आता है कि नहीं आता, फिर मैं आपको बताऊंगा। पक्की बात है। तो आप लोग ये ट्राई कर रहे हो, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।